सामोरा की सुबह का सूर्य छोटी खिड़की से झांकते हुए अपनी कोमल सुनहरी किरणों से दीवारों पर उजाले की लकीरें खींच रहा था और उस सरल कक्ष को एक गर्म शांत कैनवास में बदल रहा था। लेकिन वह शांति एक झटके में टूट गई जब ओमुद्री एक जीवंत रहस्यमय स्वप्न की गहराई से चौंक कर उठ बैठी। उसकी आंखें भय से फैली हुई थीं और वह हाँफते हुए हकीकत की गोद में लौटने की कोशिश कर रही थी। कमजोरी के इस क्षण में मातृत्व का प्रेम पहरेदार बनकर खड़ा था। काव्या की उपस्थिति अपनी बेटी के डर के तूफान में एक शांत प्रकाश स्तंभ बन गई थी। क्या तुम ठीक हो ओमुद्री? क्या हुआ? कोई स्वप्न देखा क्या? ओमुद्री ने धीरे धीरे सिर हिलाया। माँ, मुझे एक अजीब सपना आया था। मैंने एक दुष्ट आदमी की धुंधली आकृति देखी। वो मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख सकी। काव्या का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में चिंता और जिज्ञासा की रेखाएं उभर आईं। क्या? हाँ माँ, और अचानक एक लड़के ने मेरी मदद की, मेरा हाथ पकड़ा और हम दौड़े। हमने एक कभी ना खत्म होने वाले गड्ढे में छलांग लगाई। हम गिरते रहे और कुछ भी नहीं था, बस काला और अंधेरा। वो लड़का कौन था ओमुद्री? वह प्रोहाल था। प्रोहाल ने तुम्हारे सपने में तुम्हें बचाया? मुझे नहीं पता कि वह मेरे सपने में क्यों आया। ओमुद्री, डरने की कोई बात नहीं है। याद रखो, यह सिर्फ एक सपना था। यह बहुत वास्तविक लगा माँ, लेकिन उस दुष्ट आदमी का चेहरा धुंधला था। मैं समझती हूँ ओमुद्री। लेकिन फिर कुछ असाधारण प्रकट होना शुरू हुआ। ऐसी ऊर्जा की झलक जो इस सामान्य संसार की समझ को चकित करने वाली थी, मानो कोई दूसरी दुनिया धीरे धीरे ओमुद्री के भीतर आकार ले रही हो। ओमुद्री की आंखें दूसरी दुनिया की खिड़कियां बन गईं। उनमें रंग बहने लगे, एक कैलाइडोस्कोप अर्थात रंग बिरंगी घूमती रोशनी की तरह, जिसमें नीला रंग पन्ना हरे में ढल गया और फिर सब कुछ पत्थर जैसे गहरे धूसर काले रंग में ठहर गया, जैसे तूफान से पहले का मौन आसमान। यह रूपांतरण केवल उसकी आंखों तक सीमित नहीं रहा, धीरे धीरे उसकी त्वचा की आभा भी बदलने लगी। भीतर से कोई अनदेखा प्रकाश बाहर फूट रहा था, कभी हल्की सुनहरी झलक, फिर एक नीली चमक और अंत में वही गहराई भरा धूसर प्रकाश, मानो उसकी आत्मा किसी प्राचीन रहस्य को जीवित कर रही हो। क्या हुआ मेरी बच्ची? फिर से तुम्हारी आंखें और शरीर बदल रहे हैं। तुम ठीक तो हो ओमुद्री? हाँ माँ, अब मैं इसे नियंत्रित कर सकती हूँ। मैंने अपने शरीर और उसकी ऊर्जा को समझना सीख लिया है। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम्हारे लिए सच में चिंतित हूँ ओमुद्री। इस बारे में किसी से कुछ मत कहना, ठीक है? हाँ माँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। सिर्फ मेरी सखी आर्भिका को इसका पता है। ठीक है। कभी कभी तुम सच में बहुत अलग सी लगती हो। अब सुबह हो चुकी है, अपना मुख और हाथ धो लो। फिर हम सब मिलकर प्रार्थना के लिए मंदिर चलेंगे और उसके बाद हम सब मिलकर सामोरा के जंगलों में घूमने चलेंगे और गुफा भी देखने जाएंगे, ठीक है? ओमुद्री की असाधारण आंखों में उत्साह तारों की तरह जल उठा। समय बीत चुका था। दोपहर की धूप अब सामोरा को अपने शांत आलिंगन में समेट चुकी थी। आश्रम में इसाद्री अपनी दादी अकुमा के साथ ठहर गई थी। उधर सुथन, बिसुनाथ, काव्या, रिभानी, ओमुद्री और प्रोहाल अब अपनी यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार थे। वे सामोरा गांव की अंतिम सीमा से निकलकर उस पवित्र जंगल की ओर बढ़े जहां हर पगडंडी, हर पेड़ जैसे एक अनकहे रहस्य से भरी कोई मौन कथा सुना रहा हो। गांव के शांत छोर से सभी ने जंगल की ओर अपनी यात्रा आरंभ की। इस मरते हुए अभयारण्य के बीच ओमुद्री चली। माँ, सामोरा का वन मर रहा है। हाँ ओमुद्री, हम इसकी स्थिति को लेकर चिंतित हैं। कुछ क्षेत्र घने हैं, लेकिन इसका अधिकांश भाग संघर्ष कर रहा है। उन पेड़ों को देखो। हाँ पिताजी, जब मैं बच्चा था तो यहीं खेला करता था। तब जंगल और भी घना था, अब सब कुछ थोड़ा सूना सूना सा लगता है। हाँ, प्रकृति जब पीड़ा में होती है तो उसकी चुप्पी भी बोलने लगती है। पिताजी, क्या यहाँ खेलना मजेदार था? हाँ ओमुद्री, मैंने यहाँ बहुत मजा किया था, अकेले भी और अपने दोस्तों के साथ भी। हर पेड़, हर चट्टान मेरा साथी था। मैं भी यहाँ खेलना चाहता हूँ। क्या यहाँ बहुत सारे जीव जंतु होते हैं? फिर वह अपने छोटे कुत्ते को आवाज लगाता है। अरे ड्रीगो, हम यहीं खेलेंगे, ठीक है? हाँ, लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी जंगली खरगोश ने तुम्हें डरा दिया तो इस बार मैं तुम्हें बचाने नहीं वाली। क्या? मैं किसी से नहीं डरता। सच में? तो क्या ये बात आंटी को भी बताऊं? यह सुनते ही प्रोहाल थोड़ा घबरा गया। जैसे माँ का नाम सुनते ही उसकी सारी बहादुरी थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। वो चुपचाप नीचे देखने लगा। दादाजी, गुफा कहाँ है और नदी? क्या यहाँ जानवर हैं? नहीं प्रोहाल, इस वन के इस हिस्से में ज्यादा जानवर नहीं हैं,
लेकिन कालकुश पर्वत की ओर जंगल के गहरे भागों में कुछ अज्ञात जीव और दुर्लभ वनस्पतियां हो सकती हैं। जहां हम जा रहे हैं वो हिस्सा अपेक्षाकृत सुरक्षित है। प्रोहाल की आंखें आश्चर्य से फैल गईं, जैसे उसके भीतर कोई नई दुनिया खुल रही हो, और समूह का वफादार कुत्ता ड्रिगो आसन्न रोमांच को भांपकर उत्साह से उछलते हुए दौड़ने लगा। पिताजी, यहाँ के अपने रोमांच के बारे में और बताइए। क्या कोई जादुई पल थे जो अभी भी यहाँ बसे हैं? समूह सामोरा के जंगलों से घिरा हुआ नए आश्चर्य, रोमांच और प्रत्याशा की भावना के साथ अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा था। सभी धीरे धीरे बातें करते हुए, कभी हंसते, कभी चुप, जैसे हर कदम के साथ कोई नई स्मृति बन रही हो। छायाओं की कोमल रोशनी से प्रकाशित उनका मार्ग, हर शाख, हर हवा का झोंका, जैसे वन अपने रहस्यों की कोई फुसफुसाई कहानी धीरे धीरे खोल रहा था। रास्ता अब भी थोड़ा दूर है और आगे कुछ और भी है जिसे अभी देखा जाना बाकी है। आज समोरा के रहस्यमय जंगल की ओर दो परिवार एक अनकही यात्रा पर निकले हैं, उस गुफा की ओर जिसे बरसों से किसी ने देखा तक नहीं। कुछ देर शांत चलते हुए वे उस सूखती हुई नदी के किनारे पहुंचे, जहां पुराने राज अब भी पेड़ों की जड़ों में छिपे हैं। विश्वनाथ ने इशारे से उन प्राचीन पेड़ों के बीच छुपा एक रहस्य उजागर किया। नदी किनारे वो विशाल पेड़ जिसके खोखले तने में एक दिन छोटा सूथन मिला था। सब लोग एक पल को चुप हो गए और ओमुद्री की आंखें उस पेड़ पर टिकी रह गईं, जहां बरसों पहले एक नन्हा शिशु मिला था और आज वही शिशु उसका पिता था। यह उन ब्रह्मांडीय शक्तियों का मौन गवाह था जिन्होंने सामोरा के हृदय को छुआ था। ओमुद्री की नजर अचानक एक ओर ठहर गई। उसी जगह से थोड़ी दूरी पर एक प्राचीन वृक्ष खड़ा था। उसकी शाखाएं किसी पुरानी प्रार्थना की तरह हवा में थमी थीं। उसका तना दिव्य प्रकाश से झिलमिला रहा था। उस पेड़ में कुछ था, कोई बुलावा, कोई स्पर्श जिसे सिर्फ ओमुद्री ही महसूस कर पा रही थी। बिना कुछ कहे वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ चली, जैसे उसकी आत्मा उस शाखा को छूना चाहती हो। समय ठहरा हुआ था। हर कदम के साथ जंगल और भी शांत होता गया और वह पेड़ जो अब तक बस दूर था, अब ओमुद्री की सांसों जितना पास लगने लगा। उधर विश्वनाथ, सूथन और बाकी परिवार से बातों में मग्न थे। पुराने किस्से, पुरानी मुस्कानें। लेकिन प्रोहाल की नजर अचानक भटक गई। बिना कुछ कहे वो चुपचाप ओमुद्री की ओर बढ़ गया। ओमुद्री अलौकिक प्रकाश में नहाई हुई एक प्राचीन पेड़ की चमकती शाखाओं के पास खड़ी थी। ओमुद्री के पास पहुंचते ही प्रोहाल ने उस अद्भुत परिवर्तन को अपनी आंखों से देखा। सूखे से दिखने वाले उस पुराने पेड़ के नीचे नाजुक फूल अचानक खिल उठे, मानो ओमुद्री और उस रहस्यमय वृक्ष के बीच कोई गहरा अदृश्य रिश्ता जाग उठा हो। प्रोहाल इस दृश्य से मंत्रमुग्ध होकर बचपन की भोलेपन से अपना आश्चर्य व्यक्त किया। वाह, यह चमक रहा है। क्या ये पेड़ तुम्हारे दोस्त हैं? क्या तुम प्रकृति से इतना प्यार करती हो? मंत्रमुग्ध कर देने वाले उस क्षण में खोई हुई ओमुद्री ने हल्की सी शांत मुस्कान के साथ प्रोहाल की ओर देखा। पेड़ लोगों से बात नहीं करते और लड़कियों से तो बिल्कुल नहीं। ओमुद्री के चेहरे पर अचानक गुस्से और चोट का साया फैल गया। उसकी आंखों में एक ऐसा दुख था जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। अगले ही पल उसने प्रोहाल को एक थप्पड़ जड़ दिया, न बहुत जोर से न बहुत हल्के। प्रोहाल सन्न रह गया। उसकी आंखों में पहली बार कुछ ऐसा था, हैरानी, शर्म और एक अधूरा पछतावा। शब्द जैसे गले में अटक गए हों। मैं माफी चाहता हूँ ओमुद्री, मेरा मतलब वो नहीं था, सच में नहीं। हठी लड़का, तुम कभी यह नहीं समझते कि पेड़ पौधों में भी जीवन और इच्छाएं होती हैं, बिल्कुल तुम्हारे जानवरों की तरह। उसने घोषणा की। उसका चेहरा दृढ़ विश्वास से चमक रहा था। मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं दोबारा तुम्हारी भावनाओं को नहीं दुखाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। यह तुम्हारा अंतिम मौका है। अगर तुमने कभी दोबारा मेरा मजाक उड़ाया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी या तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी, समझ गए? जैसे ही ओमुद्री और प्रोहाल उस पेड़ के नीचे खड़े हुए, जादुई वृक्ष की परजीवी शाखाएं धीरे धीरे बाहर निकल आईं और फूलों की चमक सितारों जैसी जगमगाने लगी। उस रोशनी ने जैसे हवा को भी थाम लिया हो। हर पत्ती, हर तना अब किसी और ही लोक की चमक में डूबा था। यह अद्भुत दृश्य जैसे ही सामने आया, रेभानी, काव्या और सूथन की नजरें उसी ओर खिंच गईं। उनके चेहरे पर आश्चर्य की परछाई दौड़ गई। सूथन उस दिव्य सौंदर्य से प्रेरित होकर चुपचाप अपने होलोलिंक डिवाइस से उस पल की एक झलक कैद कर ली, जैसे समय को थामने की एक विनम्र कोशिश। चमकती शाखाओं को फैलाते हुए वह प्राचीन पेड़ प्रोहाल और ओमुद्री के कंधों को ऐसे ढक रहा था जैसे कोई प्यार करने वाला रक्षक अपने बच्चों को आशीर्वाद की छांव में समेट ले।
इसे देखो, यह अविश्वसनीय है। वहाँ क्या हो रहा है? इन शाखाओं को देखो माँ, ये चमक रही हैं। हमने इन परजीवी शाखाओं को पहले कभी नहीं देखा है। ये काफी उल्लेखनीय है। सूथन ने टिप्पणी की। उसका वैज्ञानिक दिमाग इस घटना की जटिलताओं को सुलझा रहा था। शायद ये किसी नई प्रजाति का पेड़ है, मगर इसमें कुछ प्यारा है, कुछ अपना सा। हमें बाद में इनकी बारीकी से जांच करनी चाहिए। हमें इन संरचनाओं का गहन अवलोकन करना होगा। जो भी यह प्रजाति है, इसके व्यवहार में कोई साधारण चीज नहीं है। तभी ओमुद्री ने चमकती शाखाओं से एक लाल फूल तोड़ा और बिना कोई शब्द कहे उसे प्रोहाल की ओर बढ़ा दिया। वो पल ठहर सा गया। प्रोहाल की आंखें उस फूल से ज्यादा ओमुद्री की आंखों में छिपे किसी अनकहे अर्थ को पढ़ने लगी। प्रोहाल, इसे सूंघो। यह कुछ खास है, इसकी सुगंध बहुत सुंदर है। रिभानी और काव्या ने एक दूसरे की ओर देखा। आंखों में वो मुस्कान थी जो शब्दों से ज्यादा कहती है। ओमुद्री और प्रोहाल का वो पल मासूम था, मगर उसमें कुछ था जो उन्हें छू गया। समय जैसे एक क्षण के लिए थम गया। प्रोहाल का हाथ फिर से धीरे धीरे अपने सीने की ओर गया। वही जगह जहां कुछ था नजर नहीं आता, पर भीतर कुछ हलचल सी महसूस होती थी। फिर से बंदर की तरह खुजली करने लगे। रिभानी, प्रोहाल की माँ, पूरी बातचीत सुन चुकी थी। शांत गरिमा और स्नेहिल अधिकार के साथ वह पास आई। क्या हुआ प्रोहाल? ये कभी कभी खुजली करता है और यह 3 दिनों से हो रहा है माँ। मुझे नहीं पता क्यों। ये तो चिंता की बात है बेटा। ठीक है, घर चलकर मैं खुद देख लूंगी। नहीं माँ, सब ठीक है, ये खुद ही ठीक हो जाएगा, सच में। ऊपर की चमकदार शाखाएं मानो सहमति में हिल रही थीं। उनकी अलौकिक चमक शरीर की प्राकृतिक उपचार शक्ति में उसके अटल विश्वास को एक दिव्य स्पर्श दे रही थी। तुम कह रहे हो कि यह मेरे आने के बाद हुआ है? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ओह हाँ, तुम सही कह रही हो, यह सच हो सकता है। क्या तुम अपने साथ कुछ लेकर आई हो जिससे यह हुआ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोष देने की? मैं तुमसे और बात नहीं करूंगी। फिर से तुम दोनों ने शुरू कर दिया। अब चलो, कुछ बुरा नहीं होगा। कभी कभी हम भी बंदरों की तरह व्यवहार करते हैं और खुजाते हैं। ये दुनिया में सामान्य बात है। उसके शब्द और हंसी एक सुरीली धुन की तरह हवा में भर गई, प्राचीन चमकती शाखाओं में गूंजती हुई। इन सब के बाद समूह ने एक बार फिर अपनी यात्रा शुरू की, सामोरा वन की रहस्यमयी पगडंडियों पर उस प्राचीन गुफा की ओर। एक साथ चलते हुए उनकी कहानियां अब एक साझा धड़कन में बदल चुकी थी। गुफा अब पास थी और उसके भीतर एक कहानी सांस ले रही थी। अब रास्ता समोरा की सूखती हुई नदी की ओर मुड़ चुका था। सभी ने बिना रुके उस छोटी टेढ़ी मेढ़ी नदी को पार करना शुरू किया, जहां बिखरी चट्टानों के बीच से सावधानी से कदम रखते हुए वे आगे बढ़ते गए। नदी के उस पार वही प्राचीन गुफा उनका इंतजार कर रही थी। ड्रिगो, प्रोहाल का वफादार साथी, समूह के साथ दौड़ता हुआ चल रहा था। नदी पार करते समय भी उसने सहजता से अपनी जगह बनाए रखी, जैसे उसे सब समझ आता हो। पास रहना ड्रिगो। तुम्हारा दोस्त काफी समझदार लगता है प्रोहाल। हाँ माँ, वो मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है। नदी पार करने के बाद सब एक शांत मगर गूढ़ जगह पर पहुंचे, जहां जमीन में एक बड़ा गड्ढा था, जैसे कोई भूला हुआ रहस्य वहां सांस ले रहा हो। यहाँ एक प्राचीन उल्कापिंड का निशान है। ब्रह्मांड की गहराइयों से आया एक आकाशीय मेहमान। समूह का चेहरों पर आकर्षण और जिज्ञासा की छाप थी। हमारे पूर्वज एक उल्कापिंड के प्रभाव की बात करते हैं। कहते हैं बहुत पहले आकाश से गिरी एक अग्निमयी चिंगारी ने इस भूमि को छुआ था। उसी क्षण से सामोरा वन की आत्मा जागी और यहीं से जन्मी उसकी हरियाली, जादुई वृक्ष और विचित्र जैव विविधता। कहते हैं उस ऊर्जा ने श्राभाला राष्ट्र के उत्तर से उठकर कालकुश पर्वत तक और फिर पूरब में तिबोथल राष्ट्र तक फैलकर इस विशाल भूखंड को जन्म दिया। मानो ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि प्रकृति की सबसे पुरानी और अब तक अनसुलझी रहस्यमयी कथाओं में से एक हो। प्रोहाल, जिसकी जिज्ञासा जल रही थी, आगे बढ़ा। घास के विस्तार को देखते हुए रहस्य उसे बुला रहा था। यह उल्कापिंड कहाँ है? मुझे तो केवल घास दिखाई दे रही है। बिसुनाथ ने नीचे की ओर इशारा किया, अपने पैरों के नीचे की मिट्टी की ओर आकर्षित करते हुए। हम नहीं जानते प्रोहाल, यह केवल एक उल्कापिंड नहीं है। हमारे पूर्वजों का मानना था कि यह कुछ और भी था। इस गहरी काली मिट्टी को देखो, यह अपने आप में एक रहस्य है। रंग वास्तव में अजीब है। प्रोहाल ने तेज नजरों से गड्ढे के पास चमकते कीड़ों की झलक देखी। ये कीड़े क्यों चमक रहे हैं? और देखिए, वो भी।
हमारे पास उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है प्रोहाल। वे इस वन के अनेक रहस्यों में से एक हैं। दिल को छू लेने वाला दृश्य सहजता से प्रोहाल की गुफा के बारे में नई जिज्ञासा में बदल गया। गुफा कहाँ है? मैं इसे अभी देखना चाहता हूँ। बिसुनाथ का चेहरा गंभीर हो गया जब उन्होंने पर्वत के नीचे छुपे गुफा के प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया, जो हरी भरी वनस्पति से ढका हुआ था। उस तरफ ही गुफा है, चलो। लेकिन याद रखो प्रोहाल, गुफाओं की गहराई जितनी रहस्यमयी होती है उतनी ही खतरनाक भी। हर कदम सोच समझकर रखना। उनकी आंखों में अनुभव का भार और उनकी आगामी खोज की गंभीरता झलक रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। जिज्ञासा और सावधानी एक साथ बह रही थी। सभी ने घास का मैदान पार किया और उनके सामने प्रकट हुआ पर्वत का शुरुआती किनारा। पेड़ों के पीछे से झांकता वह गुफा का प्रवेश द्वार मानो किसी प्राचीन आकर्षण से उन्हें भीतर बुला रहा हो। पत्थरों की दीवारों पर उकेरे गए गुप्त प्रतीक, भूले हुए अतीत की कहानियां धीमे स्वर में फुसफुसा रहे थे। प्रोहाल, मेरी इजाजत के बिना गुफा के बहुत भीतर मत जाना, ठीक है? ठीक है माँ। जैसे जैसे सभी गुफा के प्रवेश द्वार से भीतर गए, चारों ओर फैली क्रिस्टल की मुलायम चमक और चमकते फूलों की नाजुक खुशबू उनके रास्ते को एक जादुई शांति के साथ आलोकित करने लगी। यह अविश्वसनीय है। उन प्रतीकों को देखो। समूह पर छाए सामूहिक विस्मय और जिज्ञासा की गूंज था। हर चेहरा आश्चर्य से जगमगा रहा था। देखो, वहां पहले से एक कैंप फायर बना हुआ है। बुझी हुई आग के निशान हैं। शायद हमसे पहले भी कोई यहां आया था। सभी ने आसपास देखा और फिर तय किया कि थोड़ी देर यहीं विश्राम किया जाए। काव्या और रेभानी को बुझती आग के पास एक सुकून सा मिला। उधर ओमुद्री की जिज्ञासा खुल चुकी थी। वो गुफा की दीवारों के पास अजीब चमकदार पौधों का बारीकी से निरीक्षण कर रहा था। प्रोहाल कुछ दूरी पर खड़ा गुफा की दीवार को ध्यान से देख रहा था और उसकी आंखें गहराई से उन धीमी गूंजों को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। प्रोहाल, याद रखो, हम गुफा में गहराई तक नहीं जा रहे। ये सुरक्षित नहीं है। हम बस यहाँ आराम करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। माँ चलो ना, गुफा के भीतर चलते हैं। मैं देखना चाहता हूँ अंदर क्या है। नहीं प्रोहाल, हम अंदर नहीं जा सकते। मैंने देखा है गुफा का रास्ता आगे पत्थरों से पूरी तरह बंद है। भीतर और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा हुआ नहीं तो ये और जिद करता अंदर जाने की। हाँ देखो, भीतर कितना अंधेरा है, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। लेकिन ये गुफा कमाल की है। ये चिन्ह, छोटे पेड़ और क्रिस्टल जैसी चीजें, सब कुछ इतना अलग है। मैं इनके बारे में और जानना चाहती हूँ। हाँ ओमुद्री, मुझे पता है तुम्हें पेड़ों और वनस्पति से हमेशा लगाव रहा है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा इन रहस्यमयी पौधों को समझने में। चिंता मत करो। थैंक यू सो मच पापा। उसका उत्साह गुफा की दीवारों में गूंज रहा था, मानो सदियों पुरानी कहानियां उसे पहचान रही हों। छायाएं गहरी होती जा रही थीं और लग रहा था जैसे दिन का उजाला धीरे धीरे पीछे हट रहा हो। तुमने ठीक कहा सूथन। गुफा का गहरा हिस्सा अब भी हमारे ज्ञान से परे है। वो हिस्सा चट्टानों से भले अवरुद्ध हो, लेकिन एक छोटा छेद है जिससे भीतर जाया जा सकता है। मगर भीतर ना जाना ही बेहतर है। माना जाता है कि हजारों सालों से इस गुफा में एक शुद्ध आत्मा का वास रहा है। हालांकि आज तक किसी ने उसे देखा नहीं है। ये तो वाकई बहुत अनोखी बात है। सबकी नजरें फिर गुफा के उस अंधेरे की ओर टिक गईं, जिसकी गहराई अब भी उन्हें मौन में बुला रही थी। अब लौटने का समय हो गया है। गुफा के बाहर का आकाश अचानक गहराने लगा था। हल्की बूंदें जमीन को छूने लगी थी और एक तेज गड़गड़ाहट ने हवा को चीर दिया। सबका ध्यान एक साथ बाहर की ओर मुड़ गया। हमें जल्द निकलना होगा। बहुत समय बाद इस जंगल में बारिश आते देख रहा हूँ। ये बारिश अब दूर नहीं। लेकिन क्या वे लौट पाएंगे इससे पहले कि समोरा की आने वाली बारिश सब कुछ बदल दे?